हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर एंड वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 31 है। यहाँ पे हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। इसका नाम है रिकर्जन। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छुड़वा सकता है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत सारे लोगों को कोडिंग छुड़वा सकता है। तो मुश्किल नहीं है, सिंपल है, पर लोग डर जाते हैं इससे। एक इंटरेस्टिंग वे में इसको समझने का ट्राई करेंगे, समझ भी लेंगे, बहुत आसान चीज़ है। और वीडियो का इंटेंट है कि रिकर्जन आपको बिल्कुल निचोड़ के आपके दिमाग में डाल दिया जाए कि आपके सामने रिकर्जन का क्वेश्चन पड़े तो आपको डर ना लगे, आप सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो रिकर्जन समझते हैं और शुरू करते हैं। आ जाओ। मैंने क्या बोला कि यार रिकर्जन पढ़ते हैं। आपने बोला भैया पहले ये बताओ रिकर्जन होता क्या है, व्हाट इज रिकर्जन। दो चीज़ें हैं, पहला किताबी भाषा और दूसरा हमारी भाषा। तो किताबी भाषा का पहले प्रयोग कर लेते हैं कि यार किताब क्या कहती है। तो किताब कहती है कि व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, जब एक फंक्शन अपने आप को कॉल कर लेता है, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, उसको रिकर्जन कह देते हैं। ठीक है, किताब कहती है कि फंक्शन जब अपने आप को कॉल कर ले, व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, तो भैया अब वो चाहे डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो, उसको मैं रिकर्जन कह दूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यार एक फंक्शन आपने लिखा सॉल्व, इसमें कुछ हो रहा है, अंदर आपने इसी को दोबारा कॉल कर दिया। मान लो कि यहाँ पे पैरामीटर था इंटीजर इंट एन, अंदर भी आपने एन ऐसा इस प्रकार का। तो ऐसा अगर कुछ आपके सामने नज़ारा आ गया है, एक फंक्शन ने अपने आप को ही कॉल कर दिया है अपनी बॉडी के अंदर, तो उसको रिकर्जन कह देना। ये कहती है आपकी किताबें, गलत नहीं, सही कहती हैं, पर ये समझ में आई आपको एक चीज़। एक फंक्शन बॉडी के अंदर आपको वही फंक्शन मिल जाए, ये आपका डायरेक्ट वाला हो गया, या फिर ये किसी और फंक्शन को कॉल कर रहा है और वही फंक्शन वापस इसको कॉल कर दे। मैंने किसी एक बच्चे को पेन दिया, उसी बच्चे ने वापस मुझे वो पेन दे दिया। एक फंक्शन ने किसी और फंक्शन को कॉल किया, उस फंक्शन ने वापस मुझे कॉल कर दिया, इनडायरेक्टली रिकर्जन हो गया। ठीक है, और यहाँ डायरेक्टली आपने अपने ही बॉडी के अंदर, इस फंक्शन ने अपनी ही बॉडी के अंदर अपने आप को ही कॉल कर दिया, ये डायरेक्ट रिकर्जन हो गया। रिकर्जन हो रहा है बेसिकली व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, रिकर्जन। बुकिश किताबी भाषा। हम क्या समझाएंगे इस चीज़ को, हम क्या बोलेंगे भाई, हम एक्स्ट्रा क्या बता देंगे आपको यहाँ पे, उसी को समझते हैं। मैंने क्या बोला कि जब आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, जब आपके पास एक बिग प्रॉब्लम है, आपके पास एक बिग या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, आपकी वो बिग और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिपेंड करता है एक छोटी प्रॉब्लम पर। आपकी वो बिग और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन, आपकी वो एक बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिपेंड करता है सेम टाइप की छोटी प्रॉब्लम पर, सेम टाइप की छोटी प्रॉब्लम पर। तो भैया उसको सॉल्व करने के लिए आप रिकर्जन यूज करने वाले हो। अगर उस बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिपेंड करता है सेम टाइप की छोटी प्रॉब्लम पर, तो आप रिकर्जन यूज करने वाले हो। एग्जांपल दो भैया, एग्जांपल दे देते हैं। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि यार आपको 2 की पावर n निकालनी है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। आपने क्या बोला, 2 की पावर n कैसे निकलेगी भाई, सोचते हैं। 2 की पावर 4 कैसे निकलती है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं कि यार ये तो हो गया 2 और ये क्या हो गया, ये हो गया 2 की पावर 3। तो ध्यान से देखो क्या चीज़ बन गई, 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। तो हमें क्या समझ में आया यहाँ पे समझ में ये आ रहा है कि एक बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन डिपेंड कर रहा है सेम टाइप की छोटी प्रॉब्लम पर। ये बड़ी प्रॉब्लम, ये छोटी प्रॉब्लम, समझ में आ गया। तो इसको अगर मैं इस प्रकार लिख दूँ n की फॉर्म में, तो ये क्या हो गया, 2 की पावर n इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर n माइनस 1। अगर इसको फंक्शन की फॉर्म में लिख दूँ तो क्या बन जाएगा, f ऑफ n इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई f ऑफ n माइनस 1। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिकरेंस रिलेशन। एक रिलेशन आपने बनाई है, इसको रिकर्जन में यूज़ कर सकता हूँ मैं, इसको मैं रिकरेंस रिलेशन बोल देता हूँ, रिकर्सिव रिलेशन बोल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर दो सेम टाइप के फंक्शन आ गए, f ऑफ n और f ऑफ n माइनस 1। ठीक है, कैसे यूज़ होगा अभी पता लग जाएगा। एक और एग्जाम्पल दूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार बात करते हैं कोडिंग निंजास के बारे में। इस फ्री डीएसए कोर्स को आप तक पहुंचाने में कंटेंट क्वालिटी, कंटेंट एक्सपर्टीज से लेकर वीडियो स्पॉन्सरशिप तक एक मेजर चंक जो है कोडिंग निंजास ने सपोर्ट किया है ताकि आप तक कोर्स पहुंच पाए। थैंक्स टू देम। कोडिंग निंजास क्या है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कोडिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर आप बहुत प्रकार के कोर्सेज दे सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है पेड कोर्सेज के अंदर, आप चाहते हैं डेवलपमेंट कर लूँ यार, मशीन लर्निंग कर लूँ, एंड्रॉइड कर लूँ, वेब डेवलपमेंट कर लूँ, सिस्टम डिजाइन कर लूँ, कोर सब्जेक्ट OS DBMS वगैरह पढ़ लूँ, मैं यार DSA कर लूँ, जावा पाइथन किसी भी लैंग्वेज के अंदर, तो आप यहाँ से वो पेड कोर्सेज ले पाएंगे। सबसे प्यारी चीज़ जो लोग तारीफ करते हैं कोडिंग निंजास की, वो ये कि यहाँ पर 1-on-1
डाउट रिजोल्विंग सपोर्ट अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो 1 से 2 घंटे में रिजॉल्व कर दिया जाएगा। कोर्सेज जो बनाए जाते हैं बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड में बनाए जाते हैं कि अगर आप मेहनत डालेंगे तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलने वाला है। कोर्स बनाने वाले बंदे ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनियां फोड़ चुके हैं, तो उसकी आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। लैंग्वेज की अगर बात करें, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको हिंट वीडियोज मिल जाएंगी। तो अगर आपको कोई भी पेड कोर्स खरीदना है तो अब आप समझदार हैं, आपके पास ये लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, इस पर क्लिक करके आप ले सकते हैं और 20% डिस्काउंट जो कि मैक्सिमम है वो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। चलो ये वाला एग्जाम्पल सब यूज करते हैं यार। क्या एग्जाम्पल है? फैक्टोरियल वाला। क्या कहता है ये? मान लो मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है। कैसे निकलेगा? 5 × 4 × 3 × 2 × 1। कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको? 5 का मतलब 5 और ये पूरा क्या होता है? 4 फैक्टोरियल। क्या बन गया? 5 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5 × 4 का फैक्टोरियल। क्या बन गया? समझ के देखो एक बार, इसको समझ के देखो क्या बन गया एक बार। ये बन गया यार n का फैक्टोरियल इक्वल्स टू n × n-1 का फैक्टोरियल। समझ में आई ये चीज? इसको फंक्शन की फॉर्म में अगर मैं लिख दूं तो क्या हो जाएगा? f of n इक्वल्स टू n × f of n-1। क्या ये बात समझ में आई हमें? क्या ये बात समझ में आई हमें? बहुत बढ़िया। इसको एक बार सॉल्व करने का ट्राई करते हैं यार। कैसे? कि यार अगर 5 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5 × 4 का फैक्टोरियल हो रहा है, अब 4 का फैक्टोरियल कैसे निकालूंगा? ऐसे निकालूंगा। 4 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 4 × 3 का फैक्टोरियल। अब 3 का फैक्टोरियल कैसे निकालूंगा? 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3 × 2 का फैक्टोरियल। ये कैसे निकालूंगा? 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2 × 1 का फैक्टोरियल। ये कैसे निकलेगा? 1 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 × 0 का फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल निकालूंगा। अरे निकालना ही क्यों है, तो पता होता है ना हमें 0 फैक्टोरियल क्या होता है, ये तो 1 होता है। तो मुझे एक जगह मिल गई जहां मुझे प्रोसेसिंग रोक देनी है। मुझे बोलना है कि यार बस यहाँ रुक जाओ, खत्म, इससे आगे नहीं बढ़ना। जिस जगह पे आप रुकने की बातें करते हैं कि यार यहाँ नहीं, इससे आगे नहीं जाऊंगा, बस रुक जाओ, उसको मैं क्या बोलता हूँ रिकर्जन के अंदर? बेस केस। यार ये बेस कंडीशन है, इसके आगे मत बढ़ जाइयो, यहाँ रुक जाइयो चुपचाप मुंह बंद करके। इसको मैं बेस कंडीशन या बेस केस बोल देता हूँ। समझ में आई ये चीज हमें? इसको मैं बेस केस या बेस कंडीशन बोल देता हूँ। भैया पिछले वाले एग्जाम्पल में क्या थी? देखो यहाँ पे आपने क्या लिखा? 2 की पावर 4 क्या है? 2 × 2 की पावर 3। ठीक है, ये कैसे निकलेगा? 2 की पावर 3 क्या है? 2 × 2 की पावर 2। ये कैसे निकलेगा? 2 की पावर 2 क्या है? 2 × 2 की पावर 1। अब ये कैसे निकलेगा? 2 की पावर 1 क्या है? 2 × 2 की पावर 0। अरे अरे अरे, ये तो मुझे पता है। 2 की पावर 0 क्या होता है? 1। यहाँ रुकना है मुझे। यानी ये क्या है? ये मेरा बेस केस है। बेस केस बोल लो, बेस कंडीशन बोल लो, जो आपका मन करे वो बोल लो, बस टेस्ट के सारे पास करा देना। ठीक है, तो अभी तक मेरे को 2 चीज समझ में आई यार। अभी तक मुझे ना रिकर्जन के बारे में भैया 2 चीज समझ में आई है जितना आपने पढ़ाया। पहला क्या कि मेरे को बेस केस चाहिए भाई, मेरे को एक बेस केस चाहिए जो मुझे दर्शाएगा कि मुझे कहाँ रुकना है, मेरा प्रोग्राम कहाँ रुकेगा, वो ये दर्शाएगा। क्यों चाहिए भैया? ये रीजन क्या है, क्यों रुकना है मुझे, वाई, ये समझा देते हैं आपको, अभी कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड चीज आपको क्या समझ में आई कि मुझे एक रिकरेंस रिलेशन और रिकर्सिव रिलेशन चाहिए। आपने अभी 2 रिलेशन बनाए ना, वो चाहिए मुझे। एक तो ये बनाया और एक ये बनाया। क्यों बनाया? एक बार कोड करके देखते हैं। फैक्टोरियल निकालने में निकल पड़ा हूँ। ठीक है, फैक्टोरियल निकालते हैं। इसका नाम है int n। एक इनपुट ले लिया हमने जिसका फैक्टोरियल हम निकालना चाह रहे हैं। अब मैंने क्या बोला? एक आंसर मैंने बना लिया और ये मेरा फैक्टोरियल का फंक्शन है, इसे मैंने n भेज दिया और यहाँ मैंने अपना आंसर प्रिंट करा लिया। बहुत बढ़िया। मैंने यहाँ पर अपना फंक्शन लिखना शुरू करा, int फैक्टोरियल, और यहाँ मैंने अपना इनपुट लिख दिया और डन। मैंने क्या बोला कि यार सबसे पहले बेस केस लिखो। बेस केस क्या लिखते हैं? हमने बोला कि इफ फैक्टोरियल केस में क्या था कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। ठीक है, इफ n इज इक्वल टू 0 है तो मेरा आंसर क्या होगा? रिटर्न 1। एक और चीज पता लग गई यहाँ पे हमें। क्या पता लगा? देखो, एक और चीज पता लग गई कि यार बेस केस में भाई साहब रिटर्न लिखना मैंडेटरी है। रिटर्न लिखना मैंडेटरी है, बेस केस में रिटर्न मैंडेटरी है। एक और चीज क्या पता लग गई कि रिकर्जन के अंदर बेस केस लिखना और रिकर्सिव लिखना दोनों चीजें मैंडेटरी, ऑप्शनल कुछ भी नहीं है दोनों में से। ये करना ही पड़ेगा। अगर आप रिकर्सिव फंक्शन लिखना चाहते हो तो ये लिखने ही पड़ेंगे। आपने बेस केस लिखा, बेस केस में आपने अगर n 0 है तो रिटर्न 1 कर दो, यानी 0 का फैक्टोरियल का आंसर होता है 1 होता है। बहुत बढ़िया। अगला केस क्या है? आपने क्या बोला कि यार करना क्या है, करना क्या है वो सोचते हैं एक बार। करना तो ये है। ये क्या है? बड़ी प्रॉब्लम। ये क्या है? छोटी प्रॉब्लम। चलो सॉल्व करते हैं इसी प्रकार इसको। मैंने बोला कि यार इंट छोटी प्रॉब्लम क्या है? छोटी प्रॉब्लम है f of n-1,
यानी कि फैक्टोरियल ऑफ n-1। बहुत बढ़िया। फिर मैंने निकाला बड़ी प्रॉब्लम। बड़ी प्रॉब्लम क्या है? n मल्टीप्लाई छोटी प्रॉब्लम, ठीक है, n मल्टीप्लाई छोटी। ये तो आपका आंसर है, इसको रिटर्न कर दो, है ना। हो गया आपका फंक्शन तैयार, रिकर्सिव फंक्शन फैक्टोरियल के लिए आपने लिख लिया। रन करते हैं इसको। 5 का आंसर निकालते हैं, 120 आना चाहिए, 120 आ गया। 4 का निकालते हैं, 24 आना चाहिए। 6 का निकालते हैं एक बार, 720 आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है। थोड़ा अच्छे तरीके से लिख देते हैं। ये जो बड़ा छोटा लिखना है मैंने, ये आपके लिए निकाला है। थोड़ा इंग्लिश में लिखते हैं, थोड़ा समझदार लगेगा। स्मॉलर प्रॉब्लम, इसको लिख देते हैं बिगर प्रॉब्लम, और इसको फिर चिपका के यहाँ ऐसा। ठीक है, ये तरीका है आपके पास। एक बार इसको ठीक करते हैं पहले। ये स्मॉलर यहाँ पे आएगा, तो मैंने कहा बिगर प्रॉब्लम क्या है? बिगर प्रॉब्लम है ये वाली चीज़, तो इसको पूरी को उठा लो, कॉपी कर लो, इसको हटा दो यहाँ से, अब नीड ही नहीं है इसकी। अब मेरा स्मॉलर प्रॉब्लम क्या है? स्मॉलर तो यार ये वाली चीज़ रिप्लेस कर दो ना, इसको हटा के यहाँ डाल दो, इसकी नीड भी नहीं है। तो ये आपका छोटा सा प्यारा सा फैक्टोरियल का कोड तैयार। ठीक है, ये आपका छोटा सा प्यारा सा फैक्टोरियल कोड तैयार। इसको रन करके देख लो, 6 के लिए निकाल लो और दोबारा चला के देख लो एक बार रन करके। 720 आ गया, सही चल रहा है। तो मुझे क्या समझ में आया कि मेरे रिकर्सिव फंक्शन के अंदर 2 कंपोनेंट तो दिख रहे हैं मुझे। पहला बेस केस, जिसके अंदर रिटर्न लिखना मैंडेटरी होता है। बेस केस दर्शाता है कि रुकना कब है। वाई वाला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। बेस केस जो होता है मैंडेटरी होता है। फिर आगे रिकर्सिव रिलेशन। भाई साहब ये भी मैंडेटरी, क्यों मैंडेटरी है? रिकर्जन लिखने और रिकर्सिव रिलेशन नहीं लिखोगे? क्या बात करते हो पांडे जी। ठीक है, अब देखते हैं बेस केस के बारे में जानते हैं। अगर बेस केस नहीं लिखा होता तो क्या होता? चलो, बेस केस के साथ तो इस कोड को चला लिया, इसको हटा के कोड चला के देख लो, हटा दो, रन करके देख लो। सेगमेंटेशन फॉल्ट आ रहा है, ठीक है, लिखते हैं इसको एक बार। क्या कहते हैं? हम कह रहे हैं कि यार बेस केस अगर होता है यस, तो क्या होता है? आपको पता होता है कि रुकना कब है। हमने बोला कि अगर बेस केस नहीं होता तो क्या आ रहा है? सेगमेंटेशन फॉल्ट आ रहा है। सेगमेंटेशन फॉल्ट आ रहा है, क्यों आ रहा है? सोचते हैं इस चीज को एक बार। वो यहाँ पे एन की वैल्यू प्रिंट करा के देख लो, समझ जाओगे गेम। चला के देख लो। हमें क्या समझ में आया इस चीज से? देखो क्या हुआ है। आपने जब यहाँ पे कॉल करा फैक्टोरियल ऑफ 6 के लिए, तो 6 के लिए आपने छोटी प्रॉब्लम के लिए 5 के लिए कॉल मारी, है ना। 5 के लिए आपने 4 को कॉल मारी, 4 के लिए आपने 3 को कॉल मारी, 3 के लिए आपने 2 को कॉल मारी, 2 के लिए आपने 1 को कॉल करी, फिर 1 के लिए 0 को कॉल करी, 0 के लिए -1 कॉल कर दिया, -1 के लिए -2 कॉल कर दिया। ऐसे करते करते आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ये फंक्शन कॉल तब तक बढ़ती जा रही हैं जब तक आपका स्टैक ओवरफ्लो नहीं हो रहा है, आपकी मेमोरी फिल नहीं हो रही है। और जैसे आपकी मेमोरी सारी भर जाएगी, ये आपको बोलता है सेगमेंटेशन फॉल्ट। हो क्या रहा है समझते हैं। आपने फैक्टोरियल कॉल मारी ना यहाँ पे मेन फंक्शन की लाइन नंबर 17 में 6 के लिए फैक्टोरियल ऑफ 6। तो हमें एक चीज़ पहले से पता है, जब हमने फंक्शंस पढ़े थे, कि यार आपका एक फंक्शन कॉल स्टैक होता है। ठीक है, उस फंक्शन कॉल स्टैक में सबसे पहले हमें पता है कि मेन तो पड़ा ही होगा। आपने लाइन नंबर 17 पे मेन ने क्या किया? फैक्टोरियल ऑफ 6 की कॉल मार दी, तो यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ 6 आ गया, एक और फंक्शन कॉल आ गई। इसी प्रकार हमें रिकरेंस रिलेशन लाइन नंबर 9 पे दिख रहा है कि यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ 5 की कॉल गई होगी पक्का। इसी प्रकार यहाँ पे 4 की कॉल गई होगी, इसी प्रकार यहाँ पे 3 की कॉल गई होगी, इसी प्रकार यहाँ पे 2 की कॉल गई होगी, इसी प्रकार यहाँ पे 1 की कॉल गई होगी, इसी प्रकार यहाँ पे 0 की कॉल गई होगी, इसी प्रकार यहाँ पे -1 की कॉल गई होगी, -2 की कॉल गई होगी। तो ये सारी की सारी फंक्शन कॉल जो है एक्यूमुलेट होती जा रही है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरा स्टैक जो है भर जाएगा। जब स्टैक भर जाएगा, स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा, तो आपका सेगमेंटेशन फॉल्ट आ गया। दैट्स वाई बेस केस इज मैंडेटरी। ये रीजन है भाई उसका, बेस केस मैंडेटरी होने का। समझ गए? आपके पूछेगा तो बता लोगे? बहुत बढ़िया, ये रीजन था भाई। इसको मैं दोबारा थोड़ा अच्छे तरीके से लिखता हूँ, जो हमने सिंपल तरीका देखा था ना अभी, जो मैं आपको दिखा रहा था, ताकि आपको मैं समझा पाऊँ एक चीज़। इन स्मॉलर प्रॉब्लम इज इक्वल्स टू, ठीक है, इस प्रकार का कोड हमने लिखा हुआ था। आपको मैं समझाता हूँ कुछ और चीज़ें। एक बार मैं आपको ये कॉल स्टैक दिखाता हूँ एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए कैसे चल रहा होगा, फिर मैं आपको रिकर्जन ट्री दिखाऊंगा। ठीक है, तो समझते हैं इस चीज़ को। अब मैंने आपको क्या बोला कि यार सब कुछ कोड वोड तो लिखा ही हुआ है। मैंने आपको क्या बोला कि फैक्टोरियल ऑफ 3 का दिखाओ एक बार कॉल स्टैक में कैसा चल रहा होगा।
ठीक है, ध्यान समझते हैं, इसको बड़ा मज़ा आने वाला है, थोड़ा आंखें बनाए रखें। सबसे पहले मुझे क्या पता कि कॉल स्टैक बना लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मुझे पता फंक्शन कॉल स्टैक के अंदर आपका मेन तो पड़ा ही होगा, मेन फंक्शन बना पड़ा होगा। मेन के अंदर यहाँ पे क्या दिख रहा है कि भैया एन नामक एक वेरिएबल है, उसकी मेमोरी हो गई, आंसर नामक एक वेरिएबल है, उसकी मेमोरी हो गई, और ये दो चीज़ें मुझे दिख रही है साफ साफ। फिर आपके मेन ने लाइन नंबर 19 पे क्या किया, हमने मान लेते हैं एन जो है वो 3 डाल दिया, फैक्टोरियल ऑफ 3 के लिए कॉल मार दिया। मैं इसको फैक्टर लिख रहा हूँ, छोटा रहेगा तो मज़ा आएगा देखने में भी। फैक्ट ऑफ 3 के लिए कॉल मार दिया, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, इसको मैं हटा देता हूँ यार, बेस केस भी लाना यार, हटा दिया था ना हमने। ठीक है, अब क्या हुआ, लाइन नंबर 7 पे आपका बेस केस चेक हुआ होगा, 3 नॉट इक्वल टू 0, तो फॉल्स आ गया। लाइन नंबर 10 पे आप गए, लाइन नंबर 10 पे आपने एक और फंक्शन कॉल कर दी। ओके 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 ओके, इसको समझते हैं एक बार। जब आपकी एन की वैल्यू 3 थी तो आपका कोड किस प्रकार हुआ, आपने बेस केस जो था बढ़िया कवर कर लिया। लाइन नंबर 10 पे आपने एक और फंक्शन कॉल कर दी, लाइन नंबर 10 पे आपने n-1 के लिए कॉल कर दी, यानी n इक्वल टू 2 के लिए आपने फिर दोबारा फंक्शन कॉल कर दिया, यानी यहाँ पे एक और एंट्री आ गई, फैक्टोरियल ऑफ 2 के लिए। फिर आप बेस कंडीशन चेक करने गए, आपने देखा 2 नॉट इक्वल 0, फॉल्स है। लाइन नंबर 10 पे गए, लाइन नंबर 10 पे क्या हुआ, आपने एक और फंक्शन कॉल कर दी n-1, यानी कि यहाँ पर आपने n इक्वल टू 1 के लिए कॉल कर दिया, n इक्वल टू 1 के लिए आपने एक और एंट्री बना दी यहाँ पे कि यार फैक्ट ऑफ 1, बहुत बढ़िया। 1 को आपने कंपेयर किया बेस केस से, अभी भी यार मज़ा नहीं आया है ना, बेस केस से चेक किया, फॉल्स कंडीशन है। फिर लाइन नंबर 10 पे गए, लाइन नंबर 10 पे गए, अब लाइन नंबर 10 ने क्या किया, एक और कंडीशन कॉल कर दी, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, n इक्वल टू 0 के लिए एक और फंक्शन कॉल कर दिया। बेस केस चेक हुआ और भैया बेस केस ट्रू आ गया, और जब बेस केस ट्रू आया उसने 1 रिटर्न कर दिया, तो आपने यहाँ से बेस केस ट्रू ने 1 रिटर्न कर दिया इस लाइन नंबर 10 को, लाइन नंबर 10 को 1 रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो आपके स्मॉलर प्रॉब्लम की वैल्यू आज के टाइम पे, मतलब ये वाले n इक्वल टू 1 के टाइम पे क्या है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि जब ये फंक्शन कॉल हुई होगी फैक्ट ऑफ 0 के लिए, तो फैक्ट ऑफ 0 जो था यहाँ पे हमने देखा ट्रू आया और इसने इसको 1 रिटर्न कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे हम यार इस लाइन पे हैं अभी। ठीक है, लाइन नंबर 10 पे स्मॉलर प्रॉब्लम की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ चुकी है। आपने स्मॉलर प्रॉब्लम को मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो 1, एन की वैल्यू क्या है इस टाइम पे, एन की वैल्यू भी 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई 1, बिगर प्रॉब्लम के आंसर, बिगर प्रॉब्लम की वैल्यू क्या आ गई 1, इसको आपने रिटर्न कर दिया, तो भैया 1 ने भी यहाँ पे इसको यहाँ पे 1 रिटर्न कर दिया, तो यानी यहाँ पे इसने इसको 1 रिटर्न कर दिया लाइन नंबर 10 पे। तो यहाँ पे इसके लिए ये 1 आ गया, और एन की वैल्यू क्या है इसमें, एन की वैल्यू 2 है, तो ये क्या हो गया 2, और ये क्या हो गया 1, 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ गया, तो यहाँ पे इसने इसको 2 रिटर्न कर दिया, बहुत बढ़िया। ये है एन की वैल्यू 3, यहाँ पे एन की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई स्मॉलर की वैल्यू क्या आई है अभी 2 आई है, 3 2 6, तो भैया यहाँ पे 6 रिटर्न हो गया। समझ में आई आपको बात, यहाँ पे इसको 2 रिटर्न किया था और यहाँ पे इसने इसको 6 रिटर्न कर दिया और मेन ने इसको प्रिंट करा दिया। थोड़ा सा हो सकता है टेढ़ा दिमाग लगाओ कि नहीं समझ आया भैया, बट इसको रिपीट करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली हो क्या रहा है, मैंने ये चीज़ें क्यों बनाई हैं भैया, जरूरी है समझनी, पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में इसको मैं लिख के बना के देखूँ, नहीं वो नीड नहीं है, पर पता होना इंपॉर्टेंट है भाई, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। समझ में आई ये चीज़, एक बार मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आया तो। ठीक है, मैंने क्या बोला कि ये है आपका फंक्शन कॉल स्टैक। सबसे पहले मेन इसमें बड़ा होगा, मेन में क्या दिख रहा है कि एन बना हुआ है, एक एन का डब्बा बना है, फिर एक आंसर है, आंसर का डब्बा बना है, मान लेते हैं कि एन हमने इनपुट में 3 लिया हुआ है। ठीक है, तो लाइन नंबर 21 पे आपने फैक्टोरियल के लिए कॉल मार दी। मैंने कहा कि फैक्टोरियल को फैक्ट से लिख रहे हैं, अभी ऐसे लिख रहे हैं फैक्ट, फैक्टोरियल के लिए कॉल मार दी फैक्टोरियल ऑफ 3। ठीक है, तो आपके समझने के लिए मैं यहाँ बना देता हूँ कि यार जब n इज इक्वल टू 3 था तो फंक्शन के अंदर क्या हुआ, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ बस मैं। तो n3 बेस कंडीशन पहले चेक हुआ, फॉल्स आ गया, यहाँ पे सबसे पहले एक बेस कंडीशन चेक हुई जो कि फॉल्स आ गई। फिर आप लाइन नंबर 10 में गए, लाइन नंबर 10 में क्या है, लाइन नंबर 10 में आपने स्मॉलर प्रॉब्लम नाम का एक वेरिएबल बना रखा है, उसके लिए आपने एक फंक्शन कॉल मार दी, तो यहाँ पे एक फंक्शन कॉल चली गई ऐसे n-1 यानी कि n इक्वल टू 2 के लिए।
एक नई फंक्शन कॉल गई है तो यहाँ पे एंट्री कर दो यार, फैक्टोरियल ऑफ 2। फैक्टोरियल 2 के लिए गए, लाइन नंबर 7 में बेस कंडीशन चेक हुई, चेक करते हैं। मैंने लिखा बेस कंडीशन बाई फॉल्स आ गई अभी भी यार। फिर लाइन नंबर 10 पे यहाँ पे एक स्मॉलर प्रॉब्लम बन रहा है दोबारा। ये जितने स्मॉलर प्रॉब्लम वाले वेरिएबल बन रहे हैं हर फंक्शन के लिए वो अलग मेमोरी में बन रहे हैं। तो यहाँ पे चेक हुआ, इसने एक और फंक्शन कॉल मार दिया यार, इसने एक और फंक्शन कॉल मार दिया। किसके लिए? n=1 के लिए। नई फंक्शन कॉल पड़ी है, नई एंट्री बना दो, फैक्टोरियल ऑफ 1। बहुत बढ़िया। इसने बेस कंडीशन चेक करी भाई, अभी भी फॉल्स आ रही है लाइन नंबर 7 पे। अब लाइन नंबर 10 पे गया, इसने देखा क्या करना है, स्मॉलर प्रॉब्लम के लिए इसने एक और फंक्शन कॉल मार दी, n=0 के लिए कॉल मार दी तो एंट्री बना दो यार, फैक्टोरियल ऑफ 0। बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, n=0 के जब हम देखते हैं लाइन नंबर 7 में बेस कंडीशन चेक हुई और बेस कंडीशन भैया ट्रू आ गई। वाह, बेस कंडीशन ट्रू आ गई तो रिटर्न 1 करना है। तो ये ट्रू होने के बाद इसने यहाँ पर 1 सेंड कर दिया है ना। जब इसने 1 सेंड करा तो भैया ये हट चुका है और इसने यहाँ पे 1 सेंड किया था, ठीक है। अब क्या हुआ, स्मॉलर प्रॉब्लम की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। लाइन नंबर 10 एग्जीक्यूट कर रहे थे पहले, अब लाइन नंबर 11 पे आएंगे। लाइन नंबर 11 में क्या लिखा है कि बिगर प्रॉब्लम इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई स्मॉलर प्रॉब्लम। n की वैल्यू क्या है 1 और स्मॉलर प्रॉब्लम की वैल्यू क्या है 1 मल्टीप्लाई 1, तो बिगर प्रॉब्लम की वैल्यू क्या हो गई 1। और लाइन नंबर 12 पे आए, उसने बोला रिटर्न कर दो बिगर प्रॉब्लम को। जब आप रिटर्न करने की बात करते हैं तो आपने इसको, ये बी की वैल्यू क्या है 1, तो आपने इसको 1 रिटर्न कर दिया। अच्छा, तो आपने इसको 1 रिटर्न कर दिया और ये हट चुका है, ठीक है, ये भी हट चुका था पहले से। अब यहाँ पे क्या आ गया, एस पी जो है वो 1 की इक्वल। लाइन नंबर 11 पे गए क्योंकि पहले 10 पे थे, अब 11 पे जाओगे। आपने बिगर प्रॉब्लम निकालने का देखा, वो क्या है n मल्टीप्लाई एस स्मॉलर प्रॉब्लम। n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 और स्मॉलर प्रॉब्लम की वैल्यू क्या है 1, ये क्या आ गया 2 बिगर प्रॉब्लम। लाइन नंबर 12 पे गए, उसने बोला रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न करना है, बिगर प्रॉब्लम, इसकी वैल्यू क्या है 2। इसका आपने भैया यहाँ रिटर्न कर दिया, तो भैया आपने इसको काट के यहाँ रिटर्न कर दिया 2। बहुत बढ़िया, यहाँ पर 2 आ गया। एस पी की वैल्यू क्या आ गई 2। लाइन नंबर 11 पे गए, उसने क्या बोला कि यार बिगर प्रॉब्लम क्या होता है n मल्टीप्लाई स्मॉल प्रॉब्लम। n क्या है यहाँ पे 3, स्मॉल प्रॉब्लम क्या है 2, ये क्या आ गया 6, बिगर प्रॉब्लम क्या है 6। इसने क्या बोला लाइन नंबर 12 पे कि रिटर्न कर दो। भैया यहाँ पे इसने इसको 6 रिटर्न कर दिया मेन को, और मेन ने लाइन नंबर 23 पे क्या बोला कि भैया सी आउट कर दो, तो आपका 6 जो है आंसर में आ गया। नहीं यकीन तो इसको चला के देख लेते हैं। 3 के लिए आ गया 6। तो इस प्रकार हमने पूरी की पूरी फंक्शनिंग देख ली है कि यार किस प्रकार ये कॉल स्टैक में गेम चल रही है और किस प्रकार ये कोड लेवल पर गेम चल रही है। समझ में आ गई है ये चीज़। अब एक बार रिकर्जन ट्री समझने की कोशिश करते हैं, वहां से और क्लैरिटी मिलेगी। एक बार रिकर्जन ट्री समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने क्या बोला कि यार सबसे पहले क्या हुआ होगा, मान लेते हैं n=4 है। सबसे पहले क्या होगा, 4 के लिए कॉल आई होगी। सबसे पहले 4 के लिए कॉल आई होगी, है ना। अब जब 4 के लिए कॉल आई है, सबसे पहले बेस केस चेक हुआ है, फिर हमने क्या किया यहाँ पे 3 के लिए कॉल कर दिया। बहुत बढ़िया, 3 के लिए कॉल कर दिया। फिर 3 के लिए जब कॉल करा, दोबारा आप यहाँ पे आ गए, फिर आपने बेस केस चेक किया, फिर ये 2 के लिए कॉल कर दिया। बहुत बढ़िया, ऐसे 2 के लिए कॉल कर दिया, फिर दोबारा यहाँ पे आ गए, बेस कंडीशन चेक हुई, फिर वापस ये 1 के लिए कॉल हो गया। बहुत बढ़िया, 1 के लिए कॉल हो गया, फिर चेक हुई बेस कंडीशन, फिर यहाँ पे आ गए, फिर भाई 0 के लिए कॉल हो गया, फिर आपका 0 के लिए कॉल हुआ यहाँ पे, फिर आपने बेस कंडीशन चेक की, आंसर 1 आ गया। अच्छा, तो इसने 0 ने यहाँ पे इसको 1 भेज दिया, ठीक है। अब जब 0 ने इसको 1 भेज दिया, तो हमने जो पीछे वाला लॉजिक देखा था ना पूरा, कि देखो यहाँ पे 0 ने इसको 1 भेजा हुआ है, फिर ये पूरी चीज़ चली थी। इसके बाद क्या हुआ, 1 वाले केस ने यहाँ पे फिर से 1 भेजा था, तो यानी इसने भी इसको 1 भेज दिया। फिर दोबारा यहाँ पे जाके देखते हैं, फिर 2 वाले केस ने यहाँ पे 2 भेजा था, ठीक है, तो इसने भैया इसको 2 भेज दिया। फिर यहाँ पे जाते हैं, 3 वाले केस ने यहाँ पे 6 भेजा था, ठीक है भैया, इसने इसको यहाँ पे 6 भेज दिया, ठीक है। और यहाँ पे 4 वाला केस भी सेम रहेगा, 4 और 6 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और यहाँ पे 24 आ जाएगा। समझ में आ रही है चीज़। 1 1 गया 1, 2 1 गया 2, 3 2 गया 6, 6 4 गया 24, तो आपका आंसर क्या आ गया 24 आ गया। बहुत बढ़िया, चेक करके देख लो। रन कर लिया, हाँ रन कर दो, रन कर, 4 के लिए 24 आ गया। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आपको ट्री समझ में आना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप ट्री समझ पा रहे हैं तो आपकी गेम सेट है।
आपको रिकर्जन ट्री अब तक समझ में आ चुका है, फंक्शन कॉल स्टैक वाली गेम समझ में आ चुकी है, और साथ ही साथ आपने कोड भी देख लिया है। और अभी तक आपको समझ में आ चुका है रिकर्जन के अंदर यार 2 कंपोनेंट आपने अब तक देख लिए हैं। रिकर्सिव फंक्शन अगर मुझे लिखना है, रिकर्सिव फंक्शन अगर मुझे आज के टाइम पर लिखना है तो आपको क्या समझ आ गया कि सबसे पहले तो मैं बेस केस लिखूंगा। बेस केस लिखूंगा यार, बेस केस में एक चीज़ मैंने समझ ली, भैया ने बताई थी कि रिटर्न जो है मैंडेटरी है। और बेस केस भाई जरूरी क्यों है? क्योंकि भाई साहब सेगमेंटेशन फॉल्ट आ जाएगा नहीं लिखूंगा तो। क्यों आएगा? क्योंकि स्टैक ओवरफ्लो कर जाता है। ठीक है, सेकंड कंपोनेंट में क्या देखा था? रिकर्सिव रिलेशन। बहुत अब रिकर्जन पढ़ रही हो, रिकर्जन का फंक्शन लिखोगे तो रिकर्सिव रिलेशन तो पता होना चाहिए ना, तो ये भी मैंडेटरी है भाई। तो ये दोनों चीज़ें मैंडेटरी है। मैंने बोला एक चीज़ और होती है इसके अंदर जो आप लगा सकते हो, तीसरा कंपोनेंट। 3 टोटल कंपोनेंट हो गए, तीसरा बता रहा हूँ आपको। तीसरा क्या? प्रोसेसिंग वाला पार्ट। क्या होता है भैया प्रोसेसिंग वाला पार्ट? मान लो कहीं पे कुछ प्रिंट कराना चाह रहे हो, मान लो कहीं पे कुछ अपडेट कराना चाह रहे हो, जो इंक्रीमेंट कर रहे हो, कुछ डिक्रीमेंट कर रहे हो, +1 +2 है ना, या जो भी कर रहे हो, तो बेस केस वाला पार्ट हो सकता है, रिकर्सिव रिलेशन वाला पार्ट हो सकता है, और प्रोसेसिंग वाला पार्ट हो सकता है। तो आपका फंक्शन किस प्रकार का दिखेगा? मान लो कोई फंक्शन आपने बनाया तो किस प्रकार का दिखेगा? पहला सबसे पहले ऊपर क्या लिखा होगा? बेस केस लिखा होगा। फिर क्या हो सकता है? हो सकता है आप प्रोसेसिंग कर रहे हो, कुछ प्रोसेसिंग वाला पार्ट है, और फिर आपके रिकर्सिव रिलेशन जो आपने बना रखा है वो इस प्रकार का हो सकता है, या फिर फंक्शन। सबसे पहले तो बेस केस ही होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बेस केस, फिर आपका रिकर्सिव रिलेशन, और फिर आपकी प्रोसेसिंग, और बंद हो गया। जिसके अंदर आपके रिकर्सिव रिलेशन एंड में आता है उसको हम बोलते हैं टेल रिकर्जन, और जिसमें प्रोसेसिंग के ऊपर आता है उसको हम बोल देते हैं हेड रिकर्जन। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई यार। सेकेंडरी चलते हैं भैया। हमने एक और एग्जांपल देखा था यहाँ पे 2 की पावर वाला, वो भी सॉल्व कर लेते हैं एक बार। ये वाला देखा था ना, इसका भी कोड कर लेते हैं। मैंने कहा बिल्कुल कर लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आपने पहले एक इंट ले लिया, क्लियर कर देता हूँ इसको, एक एन ले लिया, और 2 की पावर एन आप निकालना चाह रहे हैं, सी इन एन। ठीक है, आपने आंसर में स्टोर कर लिया कि यार एक पावर नाम का फंक्शन बना देता हूँ, उसमें एन देता हूँ इनपुट में, और आपने क्या किया, वो आंसर को प्रिंट करा लिया। ठीक है, इस प्रकार का। अब आपने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया पावर नामक। ठीक है, करना क्या है समझते हैं। सबसे पहले बेस केस लिखना होता है। बेस केस क्या कहता है? अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो आंसर 1 आएगा। तो आपने बोला इफ n = 0 रिटर्न 1। समझ में आ गई चीज़। दूसरा चीज़ आपको क्या पता है? रिकर्सिव रिलेशन। रिकर्सिव रिलेशन क्या होता है? f(n) = 2 × f(n - 1). यहाँ पे हमने देखा था ना, ये देखो, ये वाला रिलेशन, इसको लिखना है। यह है छोटी प्रॉब्लम, यह है बड़ी प्रॉब्लम, इसको लिख लो पहले अलग से कि यार इंट स्मॉलर प्रॉब्लम = क्या है? पावर ऑफ n-1। बढ़िया। उसका क्या लिखा आपने? यार बिगर प्रॉब्लम कैसे निकलेगी? 2 मल्टीप्लाई स्मॉलर प्रॉब्लम। निकल गया। आपने क्या किया फिर? रिटर्न बिगर प्रॉब्लम। हो गया कोड। रन करते हैं। 2 की पावर 10 निकालते हैं, 124 आना चाहिए, आ गया। अब 2 की पावर 5 निकालते हैं, 32 आना चाहिए, आ गया। बहुत बढ़िया, सही चल रहा है कोड। ठीक है, जो मैं लिख रहा हूँ ना स्मॉलर प्रॉब्लम और ये बिगर प्रॉब्लम, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। नहीं तो कोड अगर लिखना तो ऐसे लिख सकते हैं, यार बिगर प्रॉब्लम में क्या लिखा है, ये लिखा है, तो इसको हटा के आपने यहाँ छाल दिया, हाँ, तो इसकी नीड नहीं है, इसको हटा दिया। और स्मॉलर प्रॉब्लम का क्या मतलब है? ये मतलब है, तो भाई इसको हटा के यहाँ डाल दिया। अरे 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 अरे, इसको हटा के यहाँ डाल दिया और इसको हटा दिया। तो कोड तो इतनी आसानी से लिखा जा सकता है। आपको समझाने के लिए मैं जानबूझ के वो स्मॉलर प्रॉब्लम बिगर प्रॉब्लम लिखा ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए कोड लिखने के लिए। तो करने को तो ऐसे कर सकते हैं, चला के देख लेते हैं। 6 के लिए चलाते हैं, 64 आना चाहिए, 64 सही चल रहा है। तो कोड तो बहुत आसान है यार रिकर्जन का। सारी यहाँ पे टाइम लगता है सोचने के अंदर रिकर्जन रिलेशन क्या होगा। कोड लिखना 2-3 मिनट की गेम होती है, आप लिख लोगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये चीज़ एक और देख ली है। मैंने बोला एक और एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, मैंने बोला एक और एग्जाम्पल करते हैं। लेट्स से हमें काउंटिंग प्रिंट करनी है। लेट्स से हमें प्रिंट काउंटिंग करनी है, काउंटिंग प्रिंट करनी है। ठीक है, मैंने बोला कि मेरे पास ना इनपुट आएगा एन की वैल्यू, और मुझे ना आउटपुट दे देना आप। जैसे 5 अगर एन की वैल्यू आ गई तो 5 4 3 2 1। आपने बोला ठीक है, आसान लग रहा है। कैसे आसान लग रहा है? मेरे पास 5 आएगा, मैं क्या करूँगा? 5 को प्रिंट करा दूंगा।
4 के लिए कॉल मार दूंगा। अब मेरे पास 4 आ गया, मैं 4 को प्रिंट करा दूंगा। और 3 के लिए कॉल मार दूंगा, मेरे पास 3 आ गया, मैं 3 को प्रिंट करा दूंगा। और 2 के लिए कॉल मार दूंगा, मेरे पास 2 आ गया, मैं 2 को प्रिंट करा दूंगा। 1 के लिए कॉल मार दूंगा, मेरे पास 1 आ गया, उसको प्रिंट करा दूंगा। 0 के लिए कॉल मार दूंगा, 0 तो प्रिंट कराना ही नहीं है, रुक जाओ, मिल गई बेस कंडीशन, हो गया रिकर्जन खत्म। कर क्या रहे हो आप, कुछ भी नहीं कर रहे यार। नंबर आ रहा है, प्रिंट करा रहे हो, अगली कॉल मार रहे हो। दोबारा देखो, नंबर आया यानी इनपुट आया, वो तो आपको पैरामीटर में मिल जाएगा, ये जो नंबर आ रहा है। फिर प्रिंट कराया यानी आप सी आउट मार रहे हो। तीसरा अगली कॉल मार रहे हो यानी रिकर्सिव कॉल मार रहे हो। सिंपल है, 3 चीज़ें मिल गई आपको। तो इसको एक बार करने का ट्राई करते हैं। देखो सबसे पहले आपने यहाँ पे इनपुट ले लिया, ठीक है। आपने एक फंक्शन कॉल मार दी प्रिंट एन, एक वॉइड टाइप का फंक्शन बनाया, कुछ रिटर्न नहीं कराना, वॉइड प्रिंट इंट एन। सबसे पहले क्या बोलता, कुछ नंबर आया, ये देखो नंबर आ गया है ना। हमें क्या पता है, बेस केस चाहिए सबसे पहले। बेस केस क्या कहता है कि यार जैसे ही 0 आ जाए समझ लो अपना काम हो चुका है, वापस चल लो, हो गया, ठीक है। अब जो नंबर आया हमने क्या बोला, जैसे नंबर आया उसको प्रिंट करा लो। यहाँ पे हमने लिखा ना इस चीज़ को यार, कि जैसे नंबर आया इनपुट आया, वो हमारे पैरामीटर में लाइन नंबर 4 में आ रहा है, ये आ गया। फिर उनको बोला सी आउट कर दो, प्रिंट कराना है सी आउट, ठीक है। फिर हमारा सी आउट वाला पार्ट भी होगा। फिर रिकर्सिव रिलेशन क्या करना है, 5 के लिए 4 को कॉल मारना, 4 के लिए 3 के लिए, कुछ नहीं कर रहे आप, बस आगे वाले को प्रिंट कराते जा रहे हो। आपने बोला कि प्रिंट अगर n है तो n-1 के लिए कॉल मार दिया आपने, बस खत्म, डन है। क्लियर करके चला जाते हैं एक बार। 5 आ गया, 5 4 3 2 1। क्लैरिटी के लिए एक बार यहाँ पे हैंडल डाल देता हूँ, रन कर देता हूँ। 6 के लिए चलाते हैं, 6 5 4 3 2 1 सही चल रहा है। 7 8 के लिए चला देता हूँ, 8 7 से लेके गिनती, बढ़िया चल रहा है कोड। ये है रिकर्जन भाई। थोड़ा चेंज कर दें, मैंने बोला इसको यहाँ ढंग से लिख देता हूँ। मैंने बोला इसको उठा के यहाँ डाल दो। पहले ये टेल रिकर्जन था, अब ये हेड रिकर्जन बन गया। चलाते हैं 5 के लिए। क्या हो गया, पहले 5 4 3 2 बना था, 1 2 3 4 5 आ गया। ऐसा क्या अलग हो गया इसके अंदर, हमने तो बस इस स्टेटमेंट को इस कॉल से ऊपर उठा के नीचे की तरफ डाल दिया, ऐसा अलग क्या हो गया। मैंने कहा चलो समझते हैं, चलो। मैंने बोला ये रहा मेरा फंक्शन कॉल स्टैक। स्टार्टिंग में तो मुझे पता है इसके अंदर मेन पड़ा होगा, है ना। मेन फंक्शन अगर देखें तो मैंने n बना रखा है एक, n की वैल्यू मान लो मैंने क्या दी आपको, मैंने आपको n की वैल्यू दे दी 3, ठीक है। अब क्या हुआ, लाइन नंबर 21 फंक्शन कॉल गई है, वो लिख लेता हूँ यहाँ पे। लाइन नंबर 21 पे क्या हुआ है, प्रिंट 3 हुआ है, यानी n इक्वल टू 3 के लिए चले गए हम फंक्शन के अंदर, ठीक है। लाइन नंबर 4 पे n इक्वल टू 3 के लिए एंटर कर रहा हूँ। सबसे पहले लाइन नंबर 6 मैंने कंपेयर किया बेस केस को, बेस केस जो है भैया फॉल्स आ गया, तो मैंने लाइन नंबर 11 पे गया, उसने रिकर्सिव कॉल मार दी भाई। जब रिकर्सिव कॉल मारी तो मैं कहाँ गया, n-1 के लिए गया, यानी कि n इक्वल टू 2 के लिए चला गया। n इक्वल 2 के लिए गया, नई एंट्री बना दो पहले तो, प्रिंट 2। अंदर गया लाइन नंबर 6 में, यहाँ पे उसने बेस कंडीशन चेक की, भाई फॉल्स आ गया। लाइन नंबर 11 पे गया, उसने रिकर्सिव कॉल मार दी एक और। जब उसने रिकर्सिव कॉल मारी तो मैं कहाँ पहुँच गया, मैं n इक्वल टू 1 के लिए पहुँच गया, यानी एक और एंट्री करो, प्रिंट 1। बहुत बढ़िया। नीचे आया, लाइन नंबर 6 में मैंने बेस कंडीशन चेक करी, यहाँ पे मेरा फॉल्स आ गया। लाइन नंबर 11 पे गया, उसने भाई रिकर्सिव कॉल मार दी, और भाई एक और n इक्वल टू 0 के लिए चला गया। अब मैं एक और एंट्री करो, प्रिंट 0। n इक्वल टू 0 के लिए गया, बेस कंडीशन जो है वो ट्रू आ गई। तो आपका जब ये ट्रू आ गया तो ट्रू में आपको रिटर्न करना है, तो आप 0 से वापस आ गए, फंक्शन खत्म हो गया उसका ना, तो ये 0 से आप वापस आ गए, बहुत बढ़िया। अब जब आप यहाँ पे आ गए, लाइन नंबर 11 तो पहले कर चुके थे, लाइन नंबर 11 के बाद आपको लाइन नंबर 13 एग्जीक्यूट करनी है। 13 क्या कहती है, 13 कहती है सी आउट कर दो n की वैल्यू क्या है 1, तो आपने प्रिंट कर दिया 1, बहुत बढ़िया। उसके बाद फंक्शन खत्म हो गया, आप वापस चले गए, यानी कि यहाँ से यहाँ पे आ गए। ये सब कटता जा रहा है भाई, जब वापस आता है तो कट जाता है। फिर यहाँ पे लाइन नंबर 13 एग्जीक्यूट करने गए, उसने बोला कि n की वैल्यू प्रिंट कर दो, n की वैल्यू क्या है 2, आपने प्रिंट कर दी और आप वापस चले गए। आपने ये ऐसे वापस चले गए प्रिंट करने के बाद, तो आपका 1 प्रिंट हो चुका है, 2 प्रिंट हो चुका है। अब यहाँ लाइन नंबर 11 पे आए, अब यहाँ 13 पे जाना पड़ेगा। 13 क्या कहता है, सी आउट कर दो, उसने n की वैल्यू 3 जो है वो प्रिंट कर दी, और भैया वो भी वापस आ गया। यहाँ पे वापस आ गया, आपका खत्म हो गया प्रोग्राम।
अब आपका जब मेन हट जाएगा तो पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो आपको पहले 1 प्रिंट हुआ, फिर 2 प्रिंट हुआ, फिर 3 प्रिंट हुआ। तो इस प्रकार आपकी गेम चल रही है अगर हम बिहाइंड द सीन्स की गेम की बात कर रहे हैं। ठीक है भैया, रिकर्जन ट्री बना के दिखाओ। मैंने बोला लो भाई रिकर्जन ट्री बना देते हैं, रिकर्जन ट्री बना देते हैं भाई, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। n इक्वल टू 3 के लिए देख लेते हैं। देखो क्या हुआ, सबसे पहले 3 के लिए कॉल आई। ठीक है, सबसे पहले 3 के लिए कॉल आई, फिर आपका बेस केस चेक हो रहा है लाइन नंबर 6 पे। उसने क्या किया, उसने लाइन नंबर 11 पे एक और अगली कॉल मार दी। तो लाइन 3 ने जो है 2 के लिए कॉल मार दी लाइन नंबर 11 पे। सेम उसी प्रकार 2 ने 1 के लिए कॉल मारी और 1 ने फिर 0 के लिए कॉल मारी। 0 के लिए आपका बेस केस रीच हो गया तो आप रिटर्न कर गए। फिर 1 ने आपने पहले उसको प्रिंट कराया, पहला काम ये किया फर्स्ट, फिर वो रिटर्न कर गया। फिर 2 ने फिर दोबारा पहला काम क्या किया, प्रिंट कराया और फिर वो रिटर्न कर गया। फिर 3 ने पहला काम क्या किया, प्रिंट कराया और फिर वो रिटर्न कर गया। इस प्रकार का फ्लो चल रहा है यहाँ पर, अगर मैं कोड वाइज अगर आपको दिखाऊं तो। ठीक है, तो इतना हमें समझ में आ चुका है। हमने अब तक यहाँ पर 2 की पावर n वाला क्वेश्चन देख लिया पूरा, अंदर डीप डाइव करके रिकर्जन ट्री बना लिया। ठीक है, फंक्शन कॉल स्टैक बना लिया, कोड करके देख लिया। उसी प्रकार सेम फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन के साथ हो गया। उसी प्रकार हमने काउंटिंग वाला क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, ये चीज़ हमने करके रिकर्जन में समझ में आनी शुरू हो चुकी है। बहुत बढ़िया। अब अगर मुझे थोड़ी सी और डॉक्यूमेंटेशन चाहिए कि भैया मैं अपने एंड से थोड़ा पढ़ना चाहता हूँ और उसके बाद और थोड़ी क्लैरिटी लिखना चाहता हूँ, तो हमें क्या करना है, कोड स्टूडियो पर जाना, यहाँ पे गाइडेड पाथ में जाना, ये डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में जाना और यहाँ पे जाके रिकर्जन जाना। यहाँ मॉड्यूल 5 में इसमें जाओ, रिकर्जन में यहाँ पर अटेम्प्ट करो और यहाँ पर आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी कॉन्सेप्ट को लेके, और ज़्यादा क्लैरिटी। ठीक है, इतनी तो आपने ले ली, इस पूरे को पढ़ना है और क्लैरिटी लेनी है और आपको थोड़ा और रिकर्जन समझ में आना शुरू हो जाएगा और आप बोलोगे भैया अब मैं रिकर्जन में चैम्प हो चुका हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 40-45 मिनट यहाँ पर लगाने के बाद आपको रिकर्जन थोड़ा बहुत समझ में आया। मैं ये नहीं कह रहा चैम्प बन गया, अभी क्वेश्चन करेंगे 7-8 वीडियोज़ में और अच्छे समझ में आएगा। बट आज के टाइम पे मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि क्या आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आए हैं, 2 की पावर n फैक्टोरियल और ये हमारा काउंटिंग वाला, क्या ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आए इस वीडियो से? अगर हाँ तो वीडियो में लिखना कि भैया तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए, अगर नहीं आए तो बोलना भैया नहीं समझ आए। सीधी बात है, हाँ या ना, ताकि मैं समझ पाऊँ कि मुझे आगे वाली वीडियो में किस प्रकार से करना चीज़ों को। ठीक है, अगर समझ में आए तो लिखो हाँ भैया तीनों समझ में आ गए, नहीं आए तो नहीं समझ में आए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ध्यान से पढ़ना, भले ही रिपीट करके देखना हो बट करना जरूर है, छोड़ना नहीं बिल्कुल भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ में आ रहा तो बोल देना नहीं समझ में आ रहा, समझ में आ गया तो बता देना समझ में आ गया, उस हिसाब से आगे हम करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।